अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्मेंटेशन को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, लेकिन आगे हम लोगों ने फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह आगे हमने सारा डिटेल में पढ़ना था। आज हम लोग पेज नंबर 42 पर पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, उनकी आगे फिर और डिफरेंट थोड़ी सी इम्यूनिटी वाली डेफिनेशंस हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के फर्मेंटेशन से हमें कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। फर्मेंटेशन क्या था? फर्मेंटेशन की आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज से एक बार कर देती हूँ। वैसे आप लोगों को पिक्चर लेक्चर रिवाइज हो, लेक्चर जो आप लोग नए ले रहे होते हैं उससे पहले आप लोगों को पिछला लेक्चर में रिवाइज होना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ फर्मेंटेशन क्या होता था। फर्मेंटेशन का मतलब होता था ग्लूकोज या शुगर का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाना इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, जानदारों की मदद से खुराक का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तब्दील होना या उनसे और चीजें बन जाना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इससे प्रोडक्ट कौन कौन सी बन सकती हैं? इससे फूड बन सकता है, बेवरेजेस मतलब मशरूबात बन सकते हैं, फूड एडिटिव्स बन सकते हैं, सप्लीमेंट्स जो एक्स्ट्रा ज़रूरियात वाली जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना वो बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जितनी भी मेडिसिन, पेंसिलिन वगैरह ये जितनी भी मेडिसिन है ये बन सकती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। माइक्रोबियल एंजाइम्स बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स हम लोग बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जितने भी ऑयल्स, फ्यूल्स, पेट्रोल्स, ईथर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें ये इस्तेमाल हो रही हैं, ये भी सारी की सारी किसी ना किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से हम लोग उसको फर्मेंट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फूड बेवरेजेस, फूड एडिटिव्स और सप्लीमेंट्स के अंदर कि अ वाइड रेंज ऑफ फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट रिकॉर्ड हिस्ट्री के बहुत पहली हिस्ट्री से, बहुत पहले से ही हम लोग फर्मेंटेशन के अमल से बहुत सी खुराक बना रहे हैं, बेवरेजेस मशरूबात बना रहे हैं, बियर वगैरह हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड मिल्क विच मॉडिफाई फ्लेवर, टेक्सचर एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के जो बैक्टीरिया क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया है वो क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया जब हम लोग मिल्क के अंदर डालें तो जो मिल्क है उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, उसका जो सा फ्लेवर है, टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो चीज़ नई बन रही थी वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी स्टेबल रहती है, जो चीज़ जिसके अंदर हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल सकते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का एक फ़ायदा है ना कि फूड को हम लोग लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, या फिर फूड हम लोग दूध से हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके दूध से हम लोग दही बना रहे हैं, मैदा बना रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोगों को समझ आ रही है ना कि फर्मेंटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यीस्ट आर एक्सप्लॉइटेड इन दी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो यीस्ट है वो भी बहुत एहतसाल कर रही है किसमें? अल्कोहलिक बेवरेजेस की प्रोडक्शन में। ठीक है, जितने भी मशरूबात हैं अल्कोहल वाले, जितने भी बियर वगैरह ये सारा अल्कोहल ही है, शराब ही है सारी की सारी, ये भी किस मदद से हो रही है? माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा? यीस्ट। ठीक है, यीस्ट भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। अब बहुत से अमाइनो एसिड मतलब बेसिकली जिसको दुकानों पे फार्मेसी पे आप लोग प्रोटीन कहते हो कि मैं प्रोटीन के मल्टीविटामिन्स दे दो या फिर सप्लीमेंट्स दे दो। ठीक है, तो वो भी जितने भी ये विटामिन्स या अमाइनो एसिड वाले सप्लीमेंट्स हैं जो ह्यूमन फूड के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल फीड के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोड्यूस मोस्ट इकोनॉमिकली बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये जो विटामिन और अमाइनो एसिड्स या तो हम लोग इंसानों की खुराक के लिए भी जिनको इस्तेमाल करें, या हम लोग एनिमल की फीड के अंदर भी हम लोग डाल देते हैं। एनिमल्स जब उनकी भी बीमारियां होती है तो उनकी भी प्रोटीन की या विटामिन की कमी पूरी करने के लिए हम लोग जो चीज़ें डालते हैं ये भी सारी की सारी फर्मेंटेशन के अमल से ही इंडस्ट्री के अंदर बनती हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटेन हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन विद गुड न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सूटेबल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन। इसके अलावा कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद बहुत ज़्यादा प्रोटीन रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे रखती हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी से ये हम लोगों ने फर्मेंटेशन में ये पढ़ा ना कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से चीज़ें बनाना। लेकिन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद इतने ज़्यादा प्रोटीन से भरे हुए होते हैं कि हम लोग उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनटेक करें तो जो ह्यूमन की नीड और एनिमल की नीड है वो पूरी हो सकती है। ठीक है ना,
उसके बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि ऐसी केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट जो हेल्थ की केयरिंग के लिए इस्तेमाल हो, सेहत को सही रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल हो। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मेडिसिन हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन बेनिफिट, के इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिहाज से एंटीबायोटिक्स आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिज्म। के एंटीबायोटिक्स के मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ जितनी भी जानलेवा दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि बैक्टीरिया की जितनी बैक्टीरिया को मारने वाली जितनी भी अद्वियात हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिज्म की कंपनी में, ठीक है। Over 4,000 antibiotics have now been isolated, but only about 50 are used regularly in antimicrobial chemotherapy. कीमोथेरेपी होती है ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, केमिकल्स की मदद से ट्रीटमेंट करना, थेरेपी करना केमिकल्स की एडिशन से। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ केमिकल्स को डाल के उनको मार देना, या फिर जितनी भी एंटीबायोटिक्स, बेसिकली 4000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दुनिया में जानी जाती हैं, लेकिन 50 जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल हो रही हैं, डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन एंड प्रोबेबली द मोस्ट मेडिकली यूजफुल एंटीबायोटिक्स आर दी बीटा लैक्टम्स, पेनिसिलिन and cephalosporin along with the amino glycosides का सेकंड मतलब उसके एग्जांपल आ सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, पेनिसिलिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, सिफेलोस्पोरिन का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, एंड दी टेट्रासाइक्लिन। ये जितनी भी ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी की सारी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं। ये सारी की सारी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं, किसी ना किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इनको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, के माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से फर्मेंटेशन करने से जो दूसरे अहम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने से, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक्लोइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, वैक्सीन्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स दुनिया में हर बीमारी के लिए दरियाफ्त की जा चुकी हैं, वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की। कई ऐसी वैक्सीन्स है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की एडिशन से, उनकी मदद से वैक्सीन्स तैयार की गई हैं। More recently, therapeutic recombinant human proteins such as insulin, interferon and human growth hormone have been produced by a range of microorganisms. अब recently क्या हुआ कि हम लोगों ने जो जितने भी थेराप्यूटिक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दिए कि इंसुलिन, बहुत आप लोगों को पता है शुगर के जितने पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन लगाई जाती है, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन साइंटिस्ट ने बनाना शुरू कर दिया, इंटरफिरॉन बनाना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के ग्रोथ हो सके, हाइट बढ़ सके, जो भी है, ठीक है। वो उन हार्मोन्स की भी जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से ही बन रहे हैं, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के ही फवाइद हैं कि फर्मेंटेशन से ये प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। माइक्रोबियल एंजाइम्स आगे हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स पार्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैव न्यूमरस रोल्स एज प्रोसेस एड्स और इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। अब माइक्रोबियल एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, एंजाइम्स जो उनसे होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो उनसे होते हैं वो रिएक्शन को तेज करते हैं, तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म भी ऐसे हो सकते हैं जो रिएक्शंस को तेज करते हैं, कैटालाइज करते हैं, तो वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो एंजाइम के तौर पर ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं, उनको उन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोबियल एंजाइम्स कहेंगे। अब वो माइक्रोबियल एंजाइम जो उनसे हैं वो प्रोसेसेस को मदद देते हैं, किसमें? बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फूड या नॉन फूड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्या वो माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या करते हैं? वो नॉन फूड प्रोडक्ट के केमिकल्स बना सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें बना सकते हैं, या फिर खुराक बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कौन? माइक्रोबियल एंजाइम्स, ठीक है। पार्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, खास तौर पे जो सेल से बाहर जो फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स, वो वाले एंजाइम्स जिनसे वो क्या करते हैं? फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं या उनमें मदद देते हैं, ठीक है।
इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक केमिकल्स के एनिमल्स के जितने भी केमिकल्स हैं सप्लाइड थ्रू फर्मेंटेशन इंक्लूड वेरियस अल्कोहल सॉल्वेंट्स सच एज एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब प्लास्टिक्स बनाने के लिए, पॉलीसेकेराइड्स बनाने के लिए, लिपिड्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए, एसीटोन बनाने के लिए, सॉल्वेंट, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं केमिकल इंडस्ट्री की जितने भी केमिकल्स और फ्यूल्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी फर्मेंटेशन की मदद से ही किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब इन पे होता है। तो सम ऑफ दीज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑल्सो हैव एप्लीकेशन इन फूड मैन्युफैक्चर। इनमें से जो से ये प्रोडक्ट्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स है, पॉलीसेकेराइड है, इनका जो सा फायदा फूड मैन्युफैक्चर में भी है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, खुराक में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है रोटी वगैरह के अंदर। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीसेकेराइड वगैरह बना रहे हैं, तो इससे हम लोगों को आगे फूड बनाने में मदद, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत किस लिए है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फिर ये जब ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इससे हम लोग खुराक भी बना सकते हैं और इनको हम लोग आर्टिफिशियल तौर पर वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 43 पे हम लोग जनरल डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं। फर्मेंटेशन का टॉपिक आप लोगों का यहीं पे खत्म हो गया, आगे हम लोग जनरल डेफिनेशन देखेंगे। वो क्या है, पहली डेफिनेशन है इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी दिफा का सिस्टम, ठीक है, इट इज अ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी का आप लोगों को बस एक लफ्ज़ याद हो, इम्यूनिटी के लिए आप लोगों ने ये लफ्ज़ याद रखना है, रेजिस्टेंस, ठीक है, खिलाफ वर्जी। किसकी खिलाफ वर्जी, फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी हमारे जिस्म के अंदर से, जिस्म के बाहर से कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर आ गया, फॉरेन पार्टिकल कोई भी हमारे जिस्म के अंदर आ गया, या फिर हम लोगों को खुराक की मदद से पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारी कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, उनको पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग खा चुके हैं या हमें किसी बीमारी की वजह से कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ रेजिस्ट करना, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करना, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कौन देता है, ये इम्यून सिस्टम देता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उससे इम्यूनिटी क्रिएट होती है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की, विच इज ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी, सेकेंड टर्म ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड सर्टेन अदर डिजीजेस। अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है डिफेंड करता है, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएं या हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाए, उसके खिलाफ डिफेंड करता है कौन, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स, प्रोटीन्स नॉन एज एंटीबॉडीज। अब ये जो सा इम्यून सिस्टम है वो एक ऑर्गन भी परफॉर्म कर रहा होता है, एक सेल भी परफॉर्म कर सकता है, एक प्रोटीन भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एंटीबॉडीज कहेंगे, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज, अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, पहले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उसको तो पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके ऊपर अटैक करेगा और जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सम टाइम द इम्यून सिस्टम मेक्स अ मिस्टेक एंड अटैक्स द बॉडीज ऑन टिश्यू और ऑर्गन्स। अब ऑटो इम्यूनिटी किसे कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब इम्यून सिस्टम जो से एक गलती कर जाए, ठीक है, उससे कोई गलती हो जाए और वो खुद के ही टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, खुद के ही टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस, उनके खिलाफ डिफेंड करना इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। लेकिन खुद को ही वापस नुकसान पहुंचा देना किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से, खुद के ऑर्गन्स या टिश्यूज पर खुद ही अटैक कर देना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। One example of autoimmune disease is a type 1 diabetes. Type 1 diabetes किसकी एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यूनिटी की है। इसमें क्या होता है, इन विच द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सेल इन दी पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है पेनक्रियाज के उन सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो इंसुलिन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये खुद को नुकसान ही दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है एंटीजन, केमिकल सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज कर दें, उनको एक्टिवेट कर दें, उनको कह दें कि मतलब ये चाहे फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है।
और प्रोवोक कर दे इम्यून रिस्पॉन्स को, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीजेंस कहेंगे। टॉलरेंस, टॉलरेंस इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू फॉरेन पार्टिकल्स और ड्रग्स विच डेवलप ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है। टॉलरेंस एक किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को आप लोग लंबे अरसे के लिए आप लोग एडमिनिस्ट्रेट की जा रहे हो तो वो जो दवाई है, जो ड्रग है, वो बिल्कुल टॉलरेट हो जाएगी, वो अपना असर जो है वो खत्म कर देगी, ठीक है। तो बॉडी जो सी है, जो बॉडी है वो उससे बिल्कुल ही बेअसर हो जाएगी इस दवाई से। तो इस वजह से एक खास लिमिटेड हद तक किसी ना किसी ड्रग का इस्तेमाल करने से, जब आप लोग उसको 3-3, 4-4 साल तक उस ड्रग को इस्तेमाल करोगे तो उसका असर जिस्म पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी, अ स्पेसिफिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी ये होता है कि जब कोई एंटीजन, एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। जब कोई एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल जिस्म के अंदर एंटर हो, वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब वो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ना, तो वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स देने से बनता है, ठीक है। टर्म्स एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी है इसके लिए हम लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, मतलब एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, कहीं पे भी इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड आए तो आप लोगों को पता हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी इसका सेकेंड नेम आप लोगों को पता है, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ गामा ग्लोबिन्स। अब इसको इम्यूनोग्लोबिन क्यों कहा जाता है, एक तो ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में बनता है, दूसरा ये ग्लोबिन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडीज, बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट्स। ये किस चीज से बने होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट से बने होते हैं, ठीक है। एंटीजन कहाँ से बनते हैं, बीटा लिम्फोसाइट, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। ए लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा था और बी लिम्फोसाइट्स पढ़ा था, तो ये बीटा लिम्फोसाइट जो होता है, इससे कौन से सेल्स बनते हैं, इससे एंटीबॉडी वाले प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस के। आर रिएक्शन दैट अकर व्हेन एन एंटीजन कंबाइन विद करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस एन इम्यून कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कि जब एक एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, फॉरेन पार्टिकल, कोई जर्म, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बना दे, और जब ये एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस में रिएक्ट कर दें, तो तब उस रिएक्शन से क्या क्या आगे चीज़ें होंगी वो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोगों को सस्पेंस रहेगा कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।